मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चौथे सम्मेलन बेरोना का सम्मेलन की तरफ अग्रसर होते हुए, जो अक्टूबर 1822 में हुआ था। यह सम्मेलन दक्षिणी पूर्वी यूरोप में स्थित बाल्कन प्रदेश में तुर्क सुल्तान के अत्याचारी शासन से मुक्त होने के लिए यूनानियों ने जो विद्रोह कर दिया था, उसमें यूनानियों को सहायता देने के प्रश्न पर तथा स्पेन में विद्रोहियों के दमन के प्रश्न पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। यूरोपीय सहयोग में पहले ही दरार पड़ चुकी थी। बेरोना में यह दरार इतना बढ़ गई कि यूरोपीय सहयोग की व्यवस्था टूट गई। सम्मेलन से पहले 3 अगस्त 1822 को यूरोपीय सहयोग के समर्थक ब्रिटिश विदेश मंत्री केसलरी ने आत्महत्या कर ली। उसका उत्तराधिकारी जॉर्ज कैनिंग यूरोपीय सहयोग सम्मेलन व्यवस्था के प्रति संकुल था। उसने प्रारंभ से ही कठोर रवैया अपनाया। फ्रांस स्पेन में विद्रोहियों के दमन के लिए सैनिक हस्तक्षेप करना चाहता था। कैनिंग स्वयं सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुआ, परंतु उसने एक संदेश भेजा कि जो ब्रिटिश प्रतिनिधि वेलिंगटन ने 30 अक्टूबर 1822 की बैठक में पढ़कर सुनाया। इस संदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि कुछ भी हो, ब्रिटेन स्पेन में सैनिक अथवा किसी भी हस्तक्षेप की कार्यवाही से अलग रहेगा। अतः फ्रांस ने अपने उत्तरदायित्व पर स्पेन में सेना भेजकर विद्रोह को दबा दिया। इस पर ब्रिटिश प्रतिनिधि ने सम्मेलनों की बैठक में भाग लेना बंद कर दिया तथा इस प्रकार बेरोना में यूरोप की बड़ी शक्ति का एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प यूरोपीय सहयोग टूट गया। 1823 से 1825 तक यूरोपीय सहयोग को पुनर्जीवित करने के प्रयत्न किए गए, पर ब्रिटेन ने किसी भी सम्मेलन में भाग नहीं लिया और औपचारिक रूप से यूरोपीय सहयोग, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के इतिहास में एक साहसिक और महत्वपूर्ण सहयोग था, समाप्त हो गया। परंतु फिर भी यह विचार बना रहा कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद शस्त्रों के द्वारा नहीं वरन वार्ता के द्वारा सुलझाए जाने चाहिए। यूरोपीय सहयोग के टूट जाने के बावजूद यदाकदा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए यूरोपीय शक्तियों का सम्मेलन होते रहे। 1878 का बर्लिन सम्मेलन सबसे प्रसिद्ध सम्मेलन था। 1856 का पेरिस सम्मेलन, 1871 और 1912-13 का लंदन सम्मेलन, 1906 का अल्जीरियस सम्मेलन कुछ अन्य प्रसिद्ध सम्मेलन थे। यूरोपीय सम्मेलन की आलोचना यूरोपीय सहयोग की व्यवस्था में अनेक दुर्बलताएं थी। प्रथम, जैसा कि जेराल्ड जे मार्गोन का मत है कि यूरोपीय सहयोग में झगड़ों की समाप्ति के लिए नियमित परामर्श और नियमित संगठन की कोई व्यवस्था नहीं थी। फलस्वरूप यह प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल रही। दूसरे, अल्फ्रेड जिमर्न का मत है कि इतने निरंतर कार्य नहीं किया वरन रुक रुक कार्य किया। यह एक कार्यकारी व्यवस्था कम और एक सेफ्टी वाल्व अधिक था, अथवा बर्क के शब्दों में यह यूरोप का प्रतिदिन का भोजन न होकर उसकी औषधि था। यूरोपीय सहयोग का महत्व। अपनी तत्कालिक असफलता के बावजूद यूरोपीय सहयोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में एक मील का पत्थर था। यह एक अत्यंत साहसिक प्रयोग था। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनुशस्तियों या दंड की एक व्यवस्था स्थापित करने का स्वभावतः प्रथम प्रयास था। ऐतिहासिक रूप से इसके पहले भी समय समय पर राज्यों ने अनेक अधिकारों की रक्षा तथा हितों की पूर्ति के लिए सम्मिलित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की थी, परंतु सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि और सुरक्षा के समर्थन के लिए सामान्य अंतर्राष्ट्रीय समूह दंडात्मक कार्रवाई की जाए, यह विचार पहली बार यूरोपीय सहयोग की व्यवस्था में अभिव्यक्त हुआ। यूरोपीय सहयोग की व्यवस्था अल्पजीवी सिद्ध हुई क्योंकि इसके पीछे एक दीर्घकालीन तैयार अथवा सार्वदेशिक लोकमत का समर्थन नहीं था, वरन यह नेपोलियन के युद्धों के समय यूरोप की अन्य महाशक्तियों ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस के मध्य उत्पन्न तात्कालिक सैनिक सहयोग और सद्भाव की मनोवैज्ञानिक स्थिति से प्रसूत क्षणिक अनुप्रेरणा का शिशु थी।
फिर भी यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास की एक अनिवार्य कड़ी थी। पिटमैन बी पाटर के अनुसार यूरोपीय सहयोग ने ऐसे विचार सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि और सुरक्षा के समर्थन के लिए सामान्य अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक कार्यवाही का विचार को 19वीं शताब्दी के राजनीतिक क्षेत्र में सुपरिचित बना दिया। इससे राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार हो गई। यूरोपीय सहयोग के मूलभूत विचार था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था तथा युद्ध वर्जन और अंतर्राष्ट्रीय विवादों की शांति पूर्ण समाधान का व्यवस्था महाशक्ति के सहयोग के साथ ही संभव है, और उनका विशेष कार्य राष्ट्र संघ की परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ एवं सुरक्षा परिषद के विचार के आधार पर ही संगठित की गई। आज यहीं तक। अब मैं पुनः आपके सामने अगला वीडियो हेंग सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय विधि और न्यायिक निर्णय का विकास के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।